हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यूपी बोर्ड पीसीएम पर। आज से हम लोग सॉल्व करेंगे कक्षा 10वीं के विज्ञान का प्रश्न पत्र जो कि वर्ष 2024 में आया हुआ है। पहला सेट है इसका 824 IJ और आज हम इस सेट का पहला खंड सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसमें शुरुआत में कुछ दिया हुआ है यहाँ पे प्रश्न पत्र के बारे में, जो कि हमने इससे पहले जो 2023 का सेट सॉल्व किया है वहाँ पर आपको इसके बारे में पूरा बताया गया है। तो यहाँ से जहाँ से प्रश्न शुरू हो रहा है वहाँ से हम आपको बताते हैं इसके जवाब को। पहला सवाल दिया हुआ है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, यानी उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, यही बात पूछा है। सवाल नंबर 1 का पहला खंड है, यानी सवाल नंबर 1 ही है, कुल इसमें 7 विकल्प होते हैं। तो सवाल में कहा है कि एक हमारे पास उत्तल दर्पण है, ये प्रतिबिंब को कहाँ बनाता है। तो ये इसका पोल हो गया, ये इसका फोकस है और सेंटर C है। कहीं पर भी वस्तु को रखेंगे हम तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक लाइन पैरेलल बना के हम उसको फोकस से भेज देंगे। एक लाइन चाहे तो सेंटर से बना के सीधे, या फिर क्या करेंगे हम एक लाइन को पोल पर डालेंगे तो वो वैसे ही वापस आएगी। इसको हम पीछे बढ़ाएंगे और ये वाली जो चीज़ है ये भी पीछे पलट जाएगी, ये ऐसा डॉटेड लाइन होगा। तो यहाँ पे एक आभासी इमेज बनेगा, यानी हर हाल में कहीं पर भी वस्तु हो इमेज पोल और फोकस के बीच में ही होगा। तो यहाँ पे देखिए ध्रुव और फोकस के बीच में, तो ये इसका तीसरा विकल्प सही है। दूसरा सवाल दिया हुआ है, जब प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हटती हैं, तो यहाँ पे 4 कंडीशन दिया है, कौन सा सही है उसके बारे में बताना है। सवाल में दिया है कि प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हैं और वो अभिलंब से दूर हट जा रही हैं। तो जिस माध्यम में अभिलंब से दूर होता है वो विरल होता है और जिसमें नज़दीक होता है वो सघन होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश की किरणें सघन से विरल में जा रही हैं। तो यहाँ पे पहला विकल्प है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं। अगला सवाल देखिए, ये है इसका तीसरा सवाल। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। लेंस उत्तल है, फोकस दूरी 15 है और 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वस्तु रखा हुआ है वो फोकस दूरी की डबल दूरी पर रखा हुआ है, और जब भी वस्तु फोकस दूरी की डबल दूरी पर हो तो उतनी ही दूरी पर इमेज बनता भी है। सवाल में है, एक उत्तल लेंस है, इसकी फोकस दूरी दिया हुआ 15 और इस 30 सेंटीमीटर पर, ये F है और ये 2F होगा इसका, तभी एक ये 15 होगा और ये पूरा मिला के 30 होगा। तो सवाल में है कि ये 2F दूरी पर रखा है तो इमेज कहाँ बनेगा। तो आपको कंडीशन मालूम होगा कि जब 2F पर होता है तो उतना ही बड़ा प्रतिबिंब 2F पर बनता है, लेकिन उल्टा बनता है। या फिर चाहे तो आप इसको लगा सकते हो कि U की वैल्यू रहेगी -30 और F की वैल्यू रहेगी यहाँ पे 15, और सूत्र लगा देंगे 1/F बराबर 1/V ऋण 1/U। F की जगह पे 15, V की वैल्यू निकालनी है और U की जगह पे -30। ऋण और ऋण धन हो जाएगा, दूसरे साइड आएगा, तो 1/V बराबर हो जाएगा 1/15 ऋण 1/30। एलसीएम लेंगे इसका तो 2 ऋण 1/30, यानी V की वैल्यू 30 आएगी। तो इसका यही मतलब है 2F पर रखे हैं तो इमेज 2F पर ही बनेगा। तो यहाँ पे विकल्प में दिया हुआ 30 सेंटीमीटर पर वस्तु की ओर, तो ये गलत है, हमेशा प्रतिबिंब दूसरी तरफ जाएगा।
तो 30 सेंटीमीटर पर वस्तु के दूसरी ओर। यहाँ तक बात सही है। वास्तविक उल्टा और वस्तु के ही आकार का बनना चाहिए, तो ये इसका दूसरा वाला विकल्प सही है। चौथा सवाल दिया हुआ है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है तो निर्गत प्रकाश में प्रिज्म से के आधार से दूरस्थ प्रकाश का रंग कैसा होता है। ये इसका है चौथा सवाल, कि जब किसी प्रिज्म से प्रकाश गुजरता है तो आधार से सबसे ज़्यादा दूरी पर कौन सा कलर होता है। तो सबसे नीचे जो कलर होता है वो होता है बैगनी आधार की तरफ, और ऊपर की तरफ लाल रंग होता है। तो यहाँ पे पूछा दूर कौन होता है, तो दूर होगा लाल, नज़दीक होगा बैगनी। तो दूर के लिए यहाँ पे पहला वाला विकल्प सही है। पांचवा सवाल है, एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। तो एम्पियर सेकंड जो है ये आवेश का मात्रक है, क्योंकि आवेश का जो सूत्र क्यों होता आई टी, आई मतलब एम्पियर, टी माने सेकंड। तो ये सी वाला विकल्प सही है। छठवां सवाल दिया हुआ है, एक सेल से R1 और R2 दो प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। यदि उनमें प्रवाहित धाराएं I1 और I2 एवं प्रति सेकंड में उत्पन्न ऊष्माएं क्रमशः H1 और H2 हो तो ऊष्माओं का अनुपात कितना होगा। ये छठवां सवाल। छठवें में दिया है कि मान लो दो रेजिस्टेंस है, एक R1 है और एक R2। एक में करंट I1 है और एक में करंट I2 है। दोनों को आपस में समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो मान लेते हैं इन दोनों को आपस में जोड़ा गया है, जिसको हमने V वोल्ट से जोड़ दिया है इसको। एक में H1 ऊष्मा उत्पन्न हुई और एक में H2। तो इसमें ऊष्माओं का अनुपात निकालना है। तो यहाँ पे जब ये पैरेलल कनेक्शन होंगे तो दोनों में वोल्टेज का मान समान होगा। तो पहले वाले में यानी जो R1 में हम ऊष्मा निकालेंगे, H का सूत्र हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, V² बटे R1 इंटू टी, क्योंकि सूत्र होता है H का यहाँ लिख देते हैं। H का सूत्र होता है VIT, जहाँ V माने होता है IR या फिर I का मतलब V/R। तो हम इसी को हमने V/R लिखा, यानी V बटे R1। दोनों में वोल्टेज समान रहेगा क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन में है। अब चूंकि कहा प्रति सेकंड, तो t का मान 1 रखना ही है यहाँ पे। ऐसे ही H2 की वैल्यू होगा V²/R2 और t। अब जब दोनों में अनुपात निकालेंगे H1/H2 का, तो V²T कैंसिल होके ये बचेगा R2 बटे R1। तो यही इसका विकल्प सही होगा। ये R2 बटे R1 ये सही है। अगला सवाल है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताओ। तो सूत्र होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये इसका दूसरा विकल्प सही है। अगला सवाल है 8वां। यहाँ से रसायन का विकल्प शुरू होता है। मेथेन का संरचनात्मक सूत्र। तो मेथेन का सूत्र होता है CH4, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे बी वाला विकल्प सही है। 9वां सवाल है, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी यानी एल्केन या एल्कीन या एल्काइन की सीरीज बताओ। तो ये जो C2H4 लिखा है ये एल्कीन है और ये एल्केन, तो ये सही नहीं है। बी वाले में देखो ये मेथेन है और ये एथेन, यानी दो के दोनों एल्केन श्रेणी के हैं, तो ये समजातीय श्रेणी में आएंगे। इसमें एक में एल्कोहल है और एक में यहाँ पे ये एल्केन है। 10वां दिया हुआ, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताओ। तो PbNO3 ये होता है लेड नाइट्रेट का सूत्र। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। अगला 12वां सवाल है, एंटीमनी क्या है। एंटीमनी एक उपधातु है, इसका तीसरा विकल्प सही है। 13वां सवाल है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। ये एक सवाल दिया हुआ है, इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं।
ये है 13वां सवाल। CH3COOH ये एक एसिटिक एसिड है और C2H5OH एक एथिल अल्कोहल है। सांद H2SO4 यहाँ पे मिलाया गया है और पानी बाहर निकला है। तो जब भी H2SO4 मिलाया जाता तो इसका काम होता है पानी को बाहर निकाल देना। H2O बाहर आया है, पूछा है यहाँ पे क्या भरा जाएगा। तो ये जो रिएक्शन हो रहा है ये रिएक्शन ऐसे होता है C2H5 प्लस और OH माइनस और यहाँ पे CH3 COO माइनस और ये H प्लस। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होती है, ये H प्लस OH के साथ जुड़ जाता है और ये चीज़ इसके साथ जुड़ जाती है ऐसे। तो जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये बनेगा CH3COO C2H5। ये C2H5 इसी के साथ जुड़ जाएगा और ये H और OH मिला के हो जाएंगे H2O। तो यही चीज़ भरा जाएगा CH3COO C2H5। तो यहाँ पे देख सकते हैं कहाँ ये CH3COO C2H5 इसका तीसरा विकल्प सही है। यहाँ से तीसरा खंड शुरू हो रहा है, यानी जीव विज्ञान का खंड शुरू हो रहा है। कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा बताएं, यानी ऊर्जा का मात्रा क्या होता है, यानी ऊर्जा किस रूप में मापी जाती है। तो वो है ATP के रूप में मापी जाती है। पितरस का स्राव कहाँ से होता है, यकृत से। परागकोश में होते हैं अंडाशय। पत्तियों पर कलियां विकसित करने वाला कौन है इसमें से, तो ब्रायोफिलम होता है। एक लिंगी फूल का उदाहरण इसमें पपीता है। यहाँ पे जो भी दिया हुआ पपीता है, गुलाब, सरसों और आम, तो ये एक लिंगी यही पुष्प होता है पपीता। 9वां है एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब की वैल्यू कितनी होती है, 120 और 80 के बीच में। ये हाई BP है और ये लो BP, 120-80। 20वां है निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है, यानी कौन यहाँ पे जो दिया हुआ है फूड चेन कौन एक दूसरे को खाते हैं। तो ये है घास, बकरी और मानव का जो विकल्प है ये सही है। अब यहाँ से शुरू होता है वर्णनात्मक प्रश्न, यानी यहाँ से OMR शीट के सवाल अब समाप्त होते हैं। अब यहाँ से लिख के जो सवाल लगाना है वो है। तो ये 4 अंक का सवाल दिया हुआ है। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु की लंबाई का आधा बनता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताना है और दर्पण की फोकस दूरी बतानी है। सवाल नंबर है 21। उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखा है, यानी U की वैल्यू है -25। चाहे लेंस हो या दर्पण, हम U की वैल्यू निगेटिव में लेंगे, -25 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पे कहा है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु की लंबाई का आधा है, यानी जो हाइट ऑफ इमेज है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की आधी है। ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक सूत्र लगाएंगे जो कि होता है रेखीय आवर्धन का, होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल माइनस में V/U। तो HI/HO अगर निकालेंगे तो 1/2 आएगा, ये हो जाएगा ऋण V/U। यहाँ से U का गुणा 1 में होगा, V का गुणा 2 में होगा, यानी 2V बराबर -U या U बराबर -2V ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे चिन्ह ज़्यादा मायने नहीं रख रहा है। हमें जो सवाल लगाना है उसमें हमें चिन्ह से भी लेना देना नहीं है, हमें इस चिन्ह पर केवल फोकस करना है बस। तो यहाँ पे हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जो वस्तु रखा है वो प्रतिबिंब की दूरी की डबल दूरी पर है, यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की दूरी की आधी दूरी पर बनेगा। यानी यहाँ से दूसरा निष्कर्ष भी हम निकाल सकते हैं कि V की दूरी जो होगी वो U की दूरी की आधी होगी। तो U की जो दूरी है यहाँ पे हमने ऋण 25 पहले से ले रखा है, तो एक और ऋण लगाएंगे बटे में 2, तो यह आएगा 25/2 यानी 12.5 सेंटीमीटर।
तो एक चीज तो पहले ही आ गया जो कि इसमें पूछा था, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, तो वो आ गया है 12.5 सेंटीमीटर या 25/2। एक चीज आ गया। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v बराबर 25/2 या 12.5 सेंटीमीटर। फोकस दूरी निकालना है तो उसके लिए हम दर्पण सूत्र लिखेंगे। दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। फोकस दूरी निकालना है, v की वैल्यू है 25/2 और u की वैल्यू है -25। चिन्ह सहित हमेशा रखना है जब आप ये सवाल हल करो। तो ये हो जाएगा 2/25 1/25। 2 में से 1 घटाएंगे क्योंकि यहाँ पे इसका हर बराबर है, 1/25 आएगा, यानी f की वैल्यू आएगी 25 सेंटीमीटर। प्लस में है यानी धनात्मक रहेगा इसका। तो ये दूसरा खंड भी इसका आ गया, दर्पण की फोकस दूरी। यहाँ से दर्पण की फोकस दूरी भी आ गई। उसके बाद दिखाते हैं हम आपको अगला सवाल। ये है 22वां है। सवाल में दिया है अभिसारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 20 सेंटीमीटर पीछे अक्ष पर फोकस होती हैं। लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहाँ फोकस होती हैं, जबकि लेंस की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दिया हुआ। ये सवाल है 22वां। सवाल में है अभिसारी किरणें मतलब कुछ किरणें ऐसी हैं जो एक दूसरे के समीप ऐसी आ रही हैं। इनके मार्ग में एक अवतल लेंस रख दिया। तो मान लो अवतल लेंस नहीं रखते तो ये लोग कुछ ऐसे मान लो मिल जाते अगर आपस में, लेकिन अवतल लेंस की खासियत ये होती है किरणों को थोड़ा फैला देता है, यानी अब ये किरणें थोड़ी दूर जाके मान लो कहीं मिलेंगी, यहाँ नहीं मिलेंगी। तो सवाल में कहा जैसे ही अवतल लेंस आ गया तो किरणें अब 20 सेंटीमीटर पीछे चली गई, यानी यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूर जाके मिली है, नहीं तो कुछ पहले मिल जाती। तो सवाल में अगर लेंस नहीं होता तब कहाँ पे ये किरणें आके मिलती। तो यहाँ पे ये जो 20 सेंटीमीटर दिया है यह है लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की दूरी। v की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर और u की दूरी यहाँ पे निकालना है, जबकि इसकी फोकस दूरी दिया हुआ है। सवाल में फोकस दिया हुआ है, लेंस अवतल है इसलिए फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर हम लिखेंगे। अब सूत्र लिखेंगे, लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v -1/u। f की वैल्यू -30 है, v की वैल्यू 20 है और u निकालना है। तो -1/u की वैल्यू होगी -1/30 और -1/20। तो पूरा ऋण का चिन्ह गायब कर देंगे ऋण का, तो केवल 1/u होगा और ये बन जाएगा 1/30 धन 1/20। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम 60 होगा, तो 30 दूनी 60, 20 तिया 60 बटे में 60, यानी u की वैल्यू आएगी 60/5 यानी 12 सेंटीमीटर। यानी अगर लेंस नहीं रहेगा, यहाँ पे हम ओ लिख देते हैं, यहाँ पे आई, अगर लेंस नहीं रहता तो वो किरणें 12 सेंटीमीटर पर ही फोकसित हो जाती और लेंस के आने पर वो किरणें अब जाके 20 सेंटीमीटर पर मिली हैं। तो ये सवाल नंबर 22 का जवाब हुआ। उसके बाद आपको अगला सवाल दिखाते हैं। ये अगला सवाल है 23वां। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को किस प्रकार से जोड़ें जिससे पहला दिया हुआ 4 ओम मिले और 1 ओम। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे एक कंडीशन बताते हैं कि जब एक से ज़्यादा प्रतिरोध आपको जोड़ना हो
और जो रिजल्ट है वो इन सब में से सबसे कम की वैल्यू है। जैसे कि दूसरा दिया हुआ है, जो तुल्य प्रतिरोध यानी टोटल वैल्यू है वो 1 ओम है। अब जो 1 है वो 2, 3, 6 इन सब में से सबसे छोटा 1 है। इसका मतलब ये होगा कि 3 के तीनों को हमने पैरेलल कनेक्ट किया है। एक बात ध्यान देना, जब हम कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू सबसे छोटे से भी छोटा आता है, और जब हम उनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट वैल्यू सबसे बड़े से भी बड़ी वैल्यू आती है। तो यहाँ पे जो 4 है, ये 4 ना तो 2 से छोटा है ना ही 6 से बड़ा, यानी इसके बीच में है। इसका मतलब इस 4 को लाने के लिए हमें 2 लोगों को पैरेलल और उसके साथ एक को श्रेणी क्रम में कनेक्ट करना होगा। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो, अगर मान लो हम 2 और 3 को पैरेलल करें तो रिजल्ट हमारा 1 से नीचे आएगा, उसके साथ 6 को सीरीज करेंगे तो 7 हो जाएगा मान लो, या 6 से तो कुछ बड़ा ही आएगा। अब हम 2 और 6 को अगर पैरेलल करें तो रिजल्ट हमारे पास 1 से नीचे चला जाएगा, तो उसके साथ 3 कनेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम 3 और 6 को पैरेलल करें तो रिजल्ट हमारा 3 से नीचे आएगा और उसको 2 के साथ जोड़ के हम 4 तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे जो पहला लेके आना है, इस पहले वाले के लिए हम 3 और 6 को पैरेलल कनेक्ट करके 2 के साथ सीरीज कनेक्शन करेंगे। तो ये है सवाल नंबर 22 वे का पहला पार्ट। जब हमें 4 ओम लेके आना है तो हम उसके लिए 3 ओम 6 ओम के साथ 2 ओम को हम श्रेणी क्रम में कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे नाम हम मान लो ए बी रख देते हैं। अब यहाँ पे वही सवाल में पूछा था किस प्रकार से कनेक्ट करना, तो ये पहला है। और दूसरा 1 ओम लाने के लिए, तो आप चाहे तो इसको आप हल करके भी दिखा सकते हो कि 3 और 6, 3 ओम कामा 6 ओम समांतर हमने किया है। समांतर क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध केवल इन दोनों के लिए तुल्य प्रतिरोध होगा 6 और 3 का गुणा बटे 6 और 3 का टोटल। 6 तियां 18 बटे 6 3 9 यानी 2 ओम। तो इन दोनों की रिजल्टेंट वैल्यू 2 ओम आई है, उसके साथ 2 कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसलिए ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 2 + 2 यानी 4 ओम। तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे परिणामी या तुल्य प्रतिरोध 4 ओम प्राप्त करने के लिए 3 ओम और 6 ओम को समांतर क्रम में और उसके साथ 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा। और इसमें जो दूसरा केस दिया हुआ हमें 1 ओम लेके आना है, तो 1 के लिए हमें सबको पैरेलल कनेक्शन में लेके आना है। जब रिजल्ट सबसे कम से भी कम हो तो कनेक्शन जो होगा वो पैरेलल होगा। 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। तो इसमें जो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, तुल्य प्रतिरोध, तो इन तीनों के लिए जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो होगा 2 × 3 × 6 बटे में होगा 2 × 3, 3 × 6 और 6 × 2। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा। तो यहाँ पे 6 तियां 18 दूनी 36, चाहे तो आप 1/2 धन 1/3 धन 1/6 को सॉल्व करके बाद में उल्टा कर दो, या फिर ऐसे तरीके से आप लगा सकते हो। तो 2 तियां 6, 6 तियां 18 और 6 दूनी 12, तो 12 18 30 6 36/36 यानी 1 ओम आएगा। तो जब हम इसको पैरेलल करेंगे तो 1 ओम पाएंगे, और 2 को पैरेलल करेंगे यानी 3 6 को पैरेलल और उसके साथ 2 सीरीज, तो हम 4 ओम पाएंगे। तो अब हम इसका जवाब लिख सकते हैं कि 4 ओम लाने के लिए 3 6 को पैरेलल, उसके साथ 2 को श्रेणी में, और 1 ओम लाने के लिए 2 3 6 तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में हमें जोड़ना होगा। अगला सवाल दिया हुआ है 24वां। घरेलू विद्युत वितरण में प्रयुक्त तारों के नाम कहा है, कार्य कहा है और आवरण के
रंग को लिखिए। कुल 6 नंबर का दिया हुआ है। तो घरेलू विद्युत वितरण में जो तार होते हैं, 2 ही तार होते हैं। एक होता है न्यूट्रल और एक होता है लाइन वाला तार। तो तारों के नाम में होगा न्यूट्रल और लाइन वायर। और इसका जो कार्य होता है इसका विद्युत धारा को या विद्युत आवेश के प्रवाह को बनाए रखना। और आवरण के जो रंग होंगे उसमें जो लाइन के कलर होते हैं वो होता है लाल, पीला और नीला। और जो न्यूट्रल का कलर होता है वो काला रंग का होता है। ये 24वें का जवाब हो जाएगा। एक बार हम आपको फिर से बताते हैं। प्रयुक्त तारों में जो तार होता है उसमें से एक लाइन का तार होता है और एक न्यूट्रल का तार होता है। उनका काम क्या होता है? विद्युत आवेश या विद्युत धारा को आगे की तरफ या विद्युत उपकरणों में पहुंचाना। और आवरण के जो रंग होंगे लाल, पीला और नीला लाइन के तार होंगे और काला कलर न्यूट्रल का तार होगा। 24वें का ऑप्शनल यानी इन दोनों में से कोई एक करना था। धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। यानी कोई चालक तार है, उस चालक के कारण जो विद्युत क्षेत्र है वो किन किन कारणों पर निर्भर करता है। तो उसके लिए आपको उसके सूत्र की जानकारी होनी चाहिए। सूत्र होता है μ0/4 I dl sin थीटा बटे r स्क्वायर। अगर आपको इस सूत्र की जानकारी है तो आप इसका जवाब लिख सकते हो। तो यहाँ पे जो इसकी निर्भरता है उसको लिख सकते हैं ऐसे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है नंबर 1 धारा के समानुपाती होता है। नंबर 2 धारा से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसे ही शब्दों में लिखना, धारा से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी जैसे जैसे हम चालक तार से दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। और साथ में लंबाई के समानुपाती होता है। यानी जितना बड़ा चालक तार होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही अधिक आएगा। साथ में B की वैल्यू होती है समानुपाती साइन थीटा। यानी जैसे जैसे हम चालक तार के निकट आएंगे, एक कोण को छोटा करते जाएंगे, मतलब हम चालक तार के निकट आ रहे हैं, तब भी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ता जाएगा। तो इसे आपको शब्दों में लिखना है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता धारावाही चालक के अंदर बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। धारा से दूर होने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपात के रूप में घटता है। चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। और तार और आर, ये ऐसे हम एक फिगर बना देते हैं। ये है थीटा, ये तार की एक छोटी लंबाई है, यहाँ पे हमने थीटा कोण लिखा, ये आर। जैसे जैसे हम आर का मान घटाएंगे तीव्रता बढ़ेगी। जैसे जैसे थीटा को छोटा करेंगे मतलब हम तार के निकट आएंगे, तीव्रता बढ़ेगी। जैसे जैसे आई की वैल्यू बढ़ाएंगे तीव्रता बढ़ेगी, डीएल की वैल्यू बढ़ाएंगे तीव्रता बढ़ेगी। ये डीबी का सूत्र है। केवल बी के सूत्र के लिए हम डीएल का डी हटा देंगे। तो ये है सवाल नंबर 24वें का जवाब। अब उसके बाद आगे इसमें कहा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर उसे स्पष्ट करो। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए हम कौन सा नियम इस्तेमाल करते हैं? तो हम दाएं हाथ की हथेली का नियम इस्तेमाल करते हैं, पेंचमापी का नियम इस्तेमाल करते हैं। 2 नियम हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। दाएं हाथ की जो हथेली का नियम है वो ये है कि हम धारा की दिशा में अंगूठा रखते हैं और अपनी उंगलियों को बंद कर देते हैं, तो उंगलियों की जो दिशा होगी वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। जैसे मान लो एक चालक तार है, इसमें आई करंट है, पूछा जाए इस तरफ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ, तो हम अंगूठे को करंट की तरफ करेंगे और उंगलियां फोल्ड करेंगे। उंगलियां चूंकि अंदर हैं तो यहाँ पे हम चुंबकीय क्षेत्र को अंदर की तरफ दिखाएंगे और इस तरफ बाहर की तरफ, क्योंकि उंगलियां ऐसे ऊपर की तरफ खुल जाएंगी। दूसरा है स्क्रू का नियम। वो नियम ये है कि हमें जहाँ पर निकालना हो उस जगह पे हम एक स्क्रू ड्राइवर ऐसे रखेंगे इस तरीके से, और उसके बाद हम वहाँ पे अपने स्क्रू ड्राइवर को रोटेट करेंगे, देखेंगे कि वो चीज़ बाहर आ रहा है या फिर अंदर आ रहा है, वही चीज़ हमें देखना है। तो यहाँ पे हम रखेंगे। अब चूंकि ये ऊपर जा रहा है तो हम अपने स्क्रू ड्राइवर को ऐसा घुमाएंगे, तो इस तरफ से घुमाने पर जो कि है एक क्लॉकवाइज, तो जब क्लॉकवाइज स्क्रू ड्राइवर घूमता है तो वो स्क्रू अंदर हो जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र यहाँ अंदर होगा।
अगर हमें इस तरफ निकालना है तो हम अपने स्क्रू को ऐसे घुमाएं, क्योंकि करंट ऐसे जा रहा है। तो ये दिशा है एंटी क्लॉकवाइज की, तो एंटी क्लॉकवाइज में स्क्रू ओपन हो जाता है, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर होगा। तो ये है सवाल नंबर 24 का जवाब। और आज के इस पार्ट में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज के इस पार्ट में हमने जो कुछ आपको सिखाया समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक के साथ।